पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं, पर्यावरण कहलाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल एक है, क्या है? कनाडा का एक शहर है। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो जापान सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान का बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरितगृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरितगृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। हरितगृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हरितगृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ था 1985 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ था 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यटन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यटन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस, एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया है 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया है 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा हुई थी 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा हुई थी 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा हुई थी 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा हुई थी 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। विश्व नम भूमि यानी आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से।
रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। अगला टॉपिक है प्रदूषण, जिसका पहला पॉइंट है वायु जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है प्रदूषण। वायु जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो क्या कहलाता है प्रदूषण। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर जैविक। जैव विघटित प्रदूषक हैं वाहित मल। जैव विघटित प्रदूषक हैं वाहित मल। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है उदर। वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है सीसा से। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है सीसा से। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर के दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य है पार्टिकुलर मैटर। पीएम का तात्पर्य है पार्टिकुलर मैटर। एसपीएम का तात्पर्य है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। एसपीएम का तात्पर्य है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट मिक। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC मिक। मिनीमाता रोग होता है पारायुक्त जल से। मिनीमाता रोग होता है पारायुक्त जल से। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। सिगरेट के धुएं का प्रमुख प्रदूषक क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना 1974 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना 1974 में। वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। वाहनों से निकलने वाले धुओं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का। अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक एसिड। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक एसिड। DDT होता है अजैविक अपघटनीय प्रदूषक। DDT होता है अजैविक अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है कौन सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से। ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से।
चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है मीथेन। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। जीवधारियों तथा उनके वातावरण से संबंधित पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? रिटर ने 1865 में। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था रिटर ने और 1865 में। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया A.G. टांसले ने 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किया था A.G. टांसले ने 1935 में। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है पारितंत्र। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक तीन भागों में विभक्त होता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। हरे पौधे को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे गाय, बकरी, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में उपयोग करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक जीवों को प्रयुक्त करने वाले भोजन के रूप में प्रयोग करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे भेड़िया हो गया, मोर हो गया, लोमड़ी। द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे गाय, शेर, चीता। द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाघ, शेर, चीता। अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक। अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक है मृदा, जल, वायु, खनिज। अकार्बनिक अजैविक घटक है मृदा, जल, वायु और खनिज। अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु। अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? मानव। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिकाओं की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में।